गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमारे द्वारा अपना जो लेसन स्टार्ट किया गया था भूगोल का फर्स्ट वाला पर्यावरण, इसके अंतर्गत सबसे पहले परिभाषा और पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं का अध्ययन किया गया था। आज हम इसी चैप्टर के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पेज नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी हेडिंग डली हुई है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, इसमें किसे सम्मिलित किया जाता है। कल आपने चार्ट से देखा था, इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और सजीव या जैव मंडल को सम्मिलित किया जाता है। तो वो ही चीज़ जो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आपने चार्ट के अंतर्गत पढ़ी थी, उसी के अंतर्गत हम यहाँ पर अपना डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं कि जैव मंडल किसे कहते हैं, जल मंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल क्या है, इनके उदाहरण क्या हैं और स्थल मंडल की परिभाषा और इसके उदाहरण हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। अपनी अपनी बुक खोल लें या इस वीडियो को ध्यान से अपने देखें। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। मतलब प्राकृतिक पर्यावरण में किन्हें सम्मिलित किया जाता है, आपके भूमि को, जल को, वायु को, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं। ये चारों आपने चार्ट में ही पढ़े थे ना बेटा। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आपके स्थल मंडल ही आ गया है। यहाँ पर देखो बेटा, आपके लिखा हुआ है ना, स्थल मंडल दिखाई दे रहा है आपको। स्थल मंडल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये इसकी परिभाषा दे रखी है। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। यह चट्टानों और खनिजों से बना हुआ होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। ये जो भू प्रॉपर्टी जिस पर हम अपना निवास करते हैं, ये कैसी होती है बेटा, कठोर चट्टानों और खनिजों से बनी हुई होती है, जिस पर मिट्टी की पतली परत पड़ी हुई या मिट्टी की पतली परत से ये चट्टानें और खनिज ढके हुए रहते हैं। इसे हम स्थलमंडल कहते हैं। ये पहाड़, इसमें क्या क्या सम्मिलित किए जाते हैं स्थलमंडल में, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियाँ वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह में भी पाई जाती है। हम यही नहीं कह सकते, हमारी पूरी पृथ्वी पर दो भागों में हमने बांट दिया है। एक तो कहलाते हैं महाद्वीप, जिसे हम स्थल भाग कहते हैं, और दूसरे होते हैं महासागर। महासागर जैसे आपके प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, अटलांटिक है, आर्कटिक है, ये सब क्या हैं, आपके महासागर कहलाते हैं। जो स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पहाड़, मैदान, घाटियाँ आपको स्थल मंडल पर दिखाई देती हैं, वे ही आकृतियाँ जल मंडल या दूसरे शब्दों में कहें हम महासागरों की गहराई में भी दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। स्थल मंडल के बारे में ही यह भी जानकारी है। स्थल मंडल वह क्षेत्र होता है जो हमें वन प्रदान करता है, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखो यहाँ एक चार्ट बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। इस चित्र को आप ध्यान से देखोगे तो इस चित्र के अंतर्गत आपको ऊपर आसमान, वायुमंडल, जहाँ पर एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आपके पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इसको स्थल मंडल। देखो यहाँ पर जल मंडल दे रखा है, ये पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें जहाज चल रहे हैं। किनारों पर खजूर के से पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको। ये आपका स्थल मंडल दिखाई दे रहा है नीचे की साइड में, जिसके अंतर्गत आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, मैदान जहाँ पर ट्रैक्टर चलाते हुए है, सड़क जहाँ पर बस चल रही है, और आपके बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई दे रही हैं, सड़कें, ग्राउंड, सूखा मैदान, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। साथ में आपको स्थल मंडल पर पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। ये सब चीज़ें आपके इस चित्र के अंदर प्राकृतिक पर्यावरण का ये चित्र या पर्यावरण के क्षेत्र के अंतर्गत ये चित्र आपका बनाया हुआ दिखाया गया है। हम आगे बढ़ते हैं बेटा।
अब हम अपने जल मंडल पर जाते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। लिखा हुआ है साफ क्लियर चित्र के नीचे, आप देखें। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। जल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक भी होता है। बिना जल के जीवन ही कहाँ है। मानव प्रतिदिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सभी कार्यों को, जितने भी कार्य करता है, चाहे खाना बनाने का हो, चाहे डेली रूटीन से शौचादि, नहाने, कपड़े धोने, बर्तन मांजने, सभी काम, पेड़ पौधों में पानी देने, सभी कामों के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। फिर इसके बाद बेटा अपने वायुमंडल की परिभाषा दे रखी है। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, आपको अच्छे से पता है कि कोई भी वस्तु आप ऊपर से नीचे फेंकोगे, छत पर खड़े होकर फेंकोगे तो वो सीधी धरती पर या ज़मीन पर गिरेगी। तो इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाता है और उस बल में इतनी शक्ति होती है, ताकत होती है कि प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी के कारण हमारे चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, उसे क्या कर रखा है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। ये सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल के अंदर जो परतें पाई जाती हैं ना बेटा, आगे के चैप्टरों में आप अध्ययन करोगे तो सूर्य से जो हमारे को प्रकाश या किरणें प्राप्त होती हैं, उसमें कई किरणें हानिकारक भी होती हैं। इससे मानव को नुकसान पहुंच सकता है। उन हानिकारक किरणों को डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचने से वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। इनमें कई प्रकार की गैस, इनमें कई प्रकार की यहाँ पर देखो बेटा, कई प्रकार की गैसें, धूलकण और जलवाष्प भी उपस्थित रहते हैं। ये सब चीज़ें भी वायुमंडल में पाई जाती हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन हो जाता है। लाइन नोट कर लो बेटा। यदि वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन हो जाता है। पादप और जीव जंतु, अब आप अपने जैवमंडल की परिभाषा को पढ़ रहे हैं। पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये जैवमंडल की परिभाषा है बेटा। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैवमंडल कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पारितंत्र क्या होता है। देखो साइड में आपके पारितंत्र की परिभाषा दे रखी है, लेकिन हम परिभाषा को बाद में पढ़ेंगे। पहले हमारे द्वारा जनरली जिस तरह से बच्चे आपस में बात करते हुए किसी टॉपिक को क्लियर करते हैं डिस्कशन के माध्यम से, उस डिस्कशन का अध्ययन करेंगे, फिर हम एक्यूरेट परिभाषा पर जाएंगे। ठीक है बेटा। यहाँ पर है पारितंत्र किसे कहते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में, रवि जिस कक्षा में पढ़ता था उनकी क्लास में, उनकी कक्षा का एनसीसी कैंप लगा था, उनके स्कूल में एनसीसी कैंप लगा था, जिसमें जेस्सी ने आश्चर्य से कहा था, उनके साथ एक बच्चा और था जिसका नाम जेस्सी था, उसने कहा कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे तो मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। मतलब वहाँ पर केरल में इतना पानी बरसता है, डेली ही नियमित रूप से वहाँ पर बारिश होती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नज़र आती है।
लेकिन वहाँ पर ऊँट तो मिलते हैं, रवि ने कहा। जो उनके साथ एक और बच्चा था, रवि जिसकी कक्षा की हम बात कर रहे हैं, उसके मुँह से तुरंत क्या निकला? नहीं, तुम्हारे हीरा को तुरंत बोलता है, लेकिन तुम्हारे वहाँ बारिश तो नहीं होती है, वहाँ पर कीकर और रेत, कीकर के पेड़ और रेत ही दिखाई देती है, लेकिन तुम्हारे वहाँ पर ऊँट भी तो दिखाई देते हैं। ऊँट केरल में कहाँ दिखाई देते हैं? तब हीरा बोला, हीरा क्या कहता है? हीरा कहता है, ऊँट तो मिलेंगे ही ना। जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें ऊँटों के अलावा सांप, छिपकली और अनेक प्रकार के कीट और भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया और फिर उसके मुँह से क्या निकलता है? विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों होते हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध होता है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। तभी टीचर आ जाते हैं, उनके उस वार्तालाप में सम्मिलित हो जाते हैं और वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ये जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं, लोगों के रहन सहन का तरीका आता है, वो इतना भिन्न इसलिए है क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो अब वो शिक्षक ने जब ये कहा तो फिर ना सब उनकी तरफ देखने लग गए और तब टीचर थोड़ा उनको विस्तार से समझाने लगे थे। उन्होंने क्या कहा टीचर ने? सुनो बच्चों, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। यही बात है ही नहीं है? प्राय ये एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपस में और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, वन, झील, पर्वत, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी अपना एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे वह भी पारितंत्र बनता जा रहा था? बच्चों, यहाँ पर मैं आपको फिर से पहले वाले पेज पर ले जाती हूँ, जहाँ पर पारितंत्र की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। देखो, पारितंत्र साइड में एक बॉक्स बना हुआ था इस पर और उसमें लिखा हुआ था पारितंत्र शब्द। वह तंत्र, अभी अभी आपने पढ़ा कि जिस भी क्षेत्र विशेष में आप रहते हैं उस क्षेत्र विशेष के रहने वाले जीव जंतुओं और वनस्पतियों और जो भी पर्यावरण में पाया जाता है वो सब आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं या परस्पर क्रिया करते हैं, और ये परस्पर क्रिया के द्वारा जो निर्मित होता है उसे ही पारितंत्र कहते हैं। देखो, यहाँ पर पारितंत्र की प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है, अब उसको पढ़ते हैं अपन। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा ही संभव हो पाता है। ये बेटा पारितंत्र की परिभाषा आपको अपनी कॉपी में लिख लेनी है। कल हमारे द्वारा मानवीय पर्यावरण का अध्ययन किया जाएगा। साथ में कोशिश करेंगे कि अपन अपने क्वेश्चन आंसर भी कर लें। ठीक है बेटा, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।